नमस्कार। आज हम एक ऐसे ट्रेड डील की बात करने वाले हैं जो हमारे खरीदने बेचने के तरीके से लेकर हमारी दवाओं तक सब कुछ बदल सकता है। ये यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच एक खरबों की डील है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 115.4 बिलियन यूरो, ये 2022 में ईयू और भारत के बीच सिर्फ सामान के व्यापार की कीमत थी। सोचिए, यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सौदा दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को दुनिया के सबसे बड़े सिंगल मार्केट से जोड़ने की क्षमता रखता है। अगर ये कामयाब हो गया तो ये ग्लोबल ट्रेड का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। तो हम यहां तक पहुंचे कैसे? और यकीन मानिए, यहां तक पहुंचने का सफर काफी लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, ये कोई नई बातचीत नहीं है। ये तो 2007 में शुरू हुई थी, फिर 2013 में एम्बिशंस के टकराव की वजह से रुक गई और फिर लगभग एक दशक बाद 2021 में अचानक से फिर शुरू हुई। तो सवाल ये उठता है कि इस बार क्या अलग है? तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। वो कौन से बड़े पेच हैं जो इस सौदे को इतना मुश्किल बना रहे हैं? देखिए, पहली और सबसे बड़ी बाधा है कि ये एक बराबरी की पार्टनरशिप नहीं है। मतलब एक तरफ ईयू भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन दूसरी तरफ ईयू के लिए भारत सिर्फ 10वें नंबर पर आता है। ये जो असंतुलन है, इसका बहुत बड़ा असर इस बात पर पड़ता है कि कौन क्या चाहता है और कौन कितना दबाव बना सकता है। और अगर हम ईयू के अंदर झांक कर देखें तो कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम जैसे कुछ ही देश हैं जो भारत के साथ ज्यादातर व्यापार करते हैं। इसका मतलब यह है कि ईयू के जो 27 देश हैं ना, उन सबके बीच भी इस सौदे को लेकर एक राय नहीं है। सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। चलिए अब उस सबसे बड़े मुद्दे की बात करते हैं जो हमेशा से बातचीत में अटका हुआ है, कृषि। सवाल सीधा है, क्या यूरोप का चीज और भारत के किसान एक साथ रह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बातचीत को बना या बिगाड़ सकता है। तो देखिए, प्रॉब्लम है क्या? भारत यूरोपीय कृषि प्रोडक्ट्स पर लगभग 40% का भारी टैक्स लगाता है। ईयू चाहता है कि इसे कम किया जाए ताकि वो ज्यादा चीज और शराब बेच सकें। लेकिन भारत के लिए ये अपने लाखों छोटे किसानों को बचाने का सवाल है, जो सस्ते इंपोर्टेड सामानों का मुकाबला नहीं कर सकते। ये हितों का एक क्लासिक टकराव है। हाँ, तो बात सिर्फ खेतीबाड़ी की नहीं है। सर्विसेज मतलब सेवाएं, जैसे कि आईटी, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट, ये भी एक बहुत बड़ा मैदान है। और यहाँ भारत की कुछ खास मांगे हैं जहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। भारत की 3 मुख्य मांगे हैं। पहली, अपने आईटी प्रोफेशनल्स और दूसरे स्किल्ड वर्कर्स के लिए ईयू में अस्थायी रूप से काम करना आसान बनाना। दूसरी, ईयू से डेटा सिक्योर देश का दर्जा पाना, जिससे होता यह है कि भारतीय टेक कंपनियों के लिए यूरोप में काम करना सस्ता और आसान हो जाएगा। और तीसरी, अपनी विशाल जेनेरिक दवा इंडस्ट्री को बचाना, जो दुनिया भर में सस्ती दवाएं मुहैया कराती है। और ये मुद्दा सिर्फ बिजनेस का नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल भी बन सकता है। मेडिसिन्स सांस फ्रंटियर्स जैसे संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी पर ईयू के सख्त नियम भारत के लिए जीवन रक्षक जेनेरिक दवाएं बनाना मुश्किल कर सकते हैं। मतलब इसका असर दुनिया के सबसे गरीब लोगों पर पड़ सकता है। तो इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी कोई भी पूछ सकता है कि ये दोनों कोशिश क्यों कर रहे हैं? जवाब सिंपल है, पैसा और पावर। ईयू के लिए फायदा कितना बड़ा हो सकता है? सोचिए, भारत को होने वाले एक्सपोर्ट में 52% की सीधी बढ़ोतरी। ये यूरोपीय कंपनियों के लिए एक जबरदस्त बूस्ट होगा। और भारत को क्या मिलेगा? यूरोपीय यूनियन को होने वाले एक्सपोर्ट में 33% का जबरदस्त उछाल। मतलब दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं को तगड़ा फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर एक अंदाजा है कि ईयू को हर साल 8.5 बिलियन यूरो तक का सीधा आर्थिक फायदा हो सकता है। यही वो बड़ी वजह है जो उन्हें बातचीत की टेबल पर बनाए हुए है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये एक दौड़ भी है। देखिए, भारत सिर्फ ईयू से ही बात नहीं कर रहा, वो ब्रिटेन और कनाडा जैसे दूसरे बड़े बाजारों के साथ भी ऐसे ही सौदों पर बातचीत कर रहा है। तो जो भी ये डील पहले करेगा, उसे भारत के इतने बड़े मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी पहला होने का एक बड़ा रणनीतिक फायदा मिलेगा। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस सौदे को हकीकत बनने से पहले अभी और क्या-क्या होना बाकी है? मान लीजिए दोनों तरफ के लोग हर एक शब्द पर राजी हो भी गए तो भी कहानी खत्म नहीं होती। अरे, कहानी तो वहां से शुरू होती है।
इसके बाद सौदे पर दस्तखत होंगे, फिर उसे यूरोपियन पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी होगी और फिर ईयू के सभी 27 सदस्य देशों को अपनी अपनी संसदों से इसे पास कराना होगा। ये एक बहुत लंबी और पेचीदा पॉलिटिकल प्रोसेस है। और इस पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट है। 2024 में भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों में चुनाव होने वाले हैं। क्या चुनावों का दबाव दोनों पक्षों को जल्दी समझौता करने पर मजबूर करेगा, या फिर ये 10 को पुरानी बातचीत एक बार फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी? अब इस ऊंचे दाव वाले खेल का अंजाम क्या होगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा।